नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है सभी का। आज अपन लेकर आए हैं जो 12 तारीख को अपना जो जेएल पेपर का जो प्रथम पारी में जो पेपर लगा था उस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो जीके और रीजनिंग, जो जीके रीजनिंग और साइंस तीन स्ट्रीम है इसमें। तो रीजनिंग के जो सर हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन करवा देंगे। साइंस के कुछ कम क्वेश्चन है तो उनको मैं ही सोल्व करवा दूंगा और जीके के क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो देखते हैं अपना सबसे पहले जो जीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपना रीजनिंग का है दोस्तों। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है अपना दोस्तों वो क्वेश्चन है अपना राजस्थान में, देखिएगा राजस्थान में उच्च न्यायालय की पीठ कहां है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में देखिएगा मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, लेकिन जो एक खंड पीठ है वो कहां पर बनी हुई है दोस्तों, जयपुर में बनी हुई है। इसका अब यहां पर भी याद भी रखिएगा, मुख्य जो पीठ है मुख्य पीठ कहां पर है आपकी, जोधपुर में है। कहां पर है दोस्तों, जोधपुर में है मुख्य पीठ। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध, देखिएगा राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है, लिपिमाला। तो ये क्वेश्चन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों ये क्वेश्चन का सही है। किसी दूसरे का पेपर है दोस्तों तो देखते हैं उनके भी कितने गलत है कितने सही है, और आप भी अपना पेपर साथ में खोल के रखिएगा और अपनी ओए मार्कशीट के अंतर्गत लगाते रहिएगा कितने गलत हैं कितने सही है। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में जीके जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो अपना जीके का है दोस्तों। एपीआईओ सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना पड़ता है। तो सहायक लोक सूचना अधिकारी को क्या करना पड़ता है, अपना आवेदन देना पड़ता है, जबकि ये गलत है। जब सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन देगा तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, मतलब यहाँ पर 2 अपीलीय अधिकारी हैं, लेकिन प्रथम को देंगे अपन। किसको देंगे, प्रथम को। जब सूचना सही नहीं मिलेगी तो पहले प्रथम को देंगे, सीडी बाय सीडी चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना जीके से संबंधित क्वेश्चन है अगला। ये देखिएगा साइंस का क्वेश्चन है अपने पास में, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। भूकंप तरंगों को मापने के लिए इनका क्वेश्चन सही है, सिस्मोग्राफ। कौन सा है, सिस्मोग्राफ। आप लोग ध्यान रखिएगा, भूकंप का जो तीव्रता मापी जाती है वो स्केल कर ऊपर नापी जाती है, वो रिएक्टर स्केल होती है। क्या होती है, रिएक्टर स्केल। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, रिएक्टर स्केल के ऊपर उसकी तीव्रता को मापी जाती है। लेकिन जबकि भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से संबंधित, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सर करवाएंगे अभी आपको हैंड टू हैंड। आरटीआई अधिनियम क्या है दोस्तों, आरटीआई अधिनियम धारा 19 की उपधारा, आरटीआई अधिनियम 19 की धारा उपधारा 3 के तहत दूसरी अपीलीय दायरा करने की समय सीमा क्या है। जब अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत कहीं पर भी अगर मान लो सूचना मांगते हैं तो पहले जब आप अपील करते हो तो उसमें अगर आप लोगों को सूचना सही तरीके से नहीं मिलती है तो दूसरी जो अपील करने की जो है वो एफएए के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन तक अगर आपको सूचना गलत दे दी गई है तो आप लोग 90 दिन के अंतर्गत वापस सूचना के लिए अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन है अगला देखते हैं अपन। ये रहा अपना जीके का क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम तो एक बात का ध्यान रखना, राजस्थान में रेगिस्तान सबसे ज्यादा है, क्योंकि मरुस्थल जो है वो मरुस्थल अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा, झार का जो रेगिस्तान है वो सबसे ज्यादा 80-85% जो है वो अपने राजस्थान में है, और यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को अंग्रेजी में एंटीसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीसोल मिट्टी भी कहते हैं, एंटीसोल मिट्टी। तो दोस्तों ध्यान में रखना एंटीसोल हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है अपना, संशोधित बजट 2024-25, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल परिवहन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को 25 करोड़ आंसर दे रहे थे, लेकिन 25 करोड़ गलत है आपका। 15,000 करोड़ का जो है वो जल जीवन मिशन योजना पेयजल के अनुमानित बजट है इसका। 15,000 करोड़ से कुछ थोड़ा सा ऊपर है,
तो अनुमानित पूछा है तो 15,000 करोड़ सही होगा अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना है राजस्थान, जयपुर, दौसा और अजमेर। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो ये आते हैं अपने अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में जयपुर, दौसा, अजमेर। अजमेर तक देखिएगा अपनी अरावली भी है, और यहाँ पर जयपुर, दौसा जो है ये अपना मैदानी जो भाग होता है, पूर्वी भाग होता है, उसके अंतर्गत आता है। आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा, इस प्रकार पतंगाकार होता है, इसके 3 खंड बने होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थार का रेगिस्तान हो गया, यहाँ पर अपनी अरावली हो गई, यहाँ पर मैदान हो गया, यहाँ पर नीचे नीचे अपना पठार हो गया। 4 भागों में अपन देखते हैं उसको जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है वो अपना जीके का है दोस्तों। देखते हैं इसको। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई है। कवि बांधव, आप लोगों ने पढ़ा होगा अजमेर के चौहान राजवंश, जब भी आप पढ़ते हो राजस्थान में तो सबसे जो कवि बांधव है मतलब ये विग्रह राज चतुर्थ है, यही आपका क्या होगा इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय, अरुणोराज, अजयराज ये भी शासक वही के हैं, लेकिन कवि बांधव है वो कौन है आपके विग्रह राज चतुर्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके का 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पारी में अगर ये सीरीज किसी के हैं तो आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के मिलाना, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे आते हैं अलग अलग सीरीज में, ए बी सी के अंतर्गत अलग अलग जगह पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? देखिएगा, राज्यपाल को हटाया मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं जा सकता, ठीक है, सभापति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, विधानसभा के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता, ये केवल कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है, तो हटा भी वही सकता है। जो दे सकता है वो ही ले सकता है, जो नहीं दे सकता वो नहीं ले सकता। सीधी सी बात ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपना जीके का, हाँ साइंस की तरफ से क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है दोस्तों, ये मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए, बड़ी आंत के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन बड़ी आंत का जो मेन मुख्य जो कार्य होता है पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। जब अपन शरीर के अंदर अपन भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के बाद में जो मल जो त्याग होता है वो इसके द्वारा होता है। पानी और लवणों को अवशोषित करना, जो मुख्य रूप से अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? ये आपकी बड़ी आंत करती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों जीके की तरफ से, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना जीके का, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? करंट अफेयर की तरफ से क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका भुवनेश्वर में होने वाला है, और भुवनेश्वर में, ये भुवनेश्वर कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एकदम, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इसके 2 फैक्ट सामने आते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको यहाँ पर 26 नवंबर 1950 भी कर दिया होगा किसी ने, जो उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। भारतीय संविधान अपनाया अलग तारीखों को गया था और लागू अलग तारीख को किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों ही क्वेश्चन इसी पारी के पेपर में पूछे हुए हैं अपने से, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा अपना। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? अपने भारतीय संविधान को अपना लिया गया था, इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आता है अपना जीके की तरफ से, ये रहा। अगला क्वेश्चन है अपना जीके, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको महाभियोग की तैयारी करनी पड़ेगी, तो महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको पद से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना जीके की तरफ से क्वेश्चन है, देखिएगा साइंस की तरफ से क्वेश्चन आया अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस, दर्पण ओब्लिक लेंस दे रखा है, आप लेंस को ऐसे थोड़ा प्रायोरिटी में ना ले, क्योंकि यहाँ पर बात दर्पण की जा रही है। सौर भट्टियों, मशालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइटों में सबसे इंपॉर्टेंट है वाहनों की हेडलाइटों में, क्योंकि अपन जब भी इस अवतल और उत्तल को पढ़ते हैं तो एक तो वाहनों की हेडलाइटों में कौन सा दर्पण लगता है,
और एक पश्च दृश्य देखने के लिए जो साइड ग्लास होता है अपनी गाड़ियों के, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, सबके होता है, ट्रक हो गई, तो उनके जो उत्तल लेंस है वो तो आपका क्या लगेगा, आपके पश्च दृश्य देखने के लिए लगेगा। आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण है वो क्या रहेगा आपका आगे सर्च लाइटों में, मशालों में, हेडलाइटों में लगाने के लिए अवतल दर्पण काम में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की थी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दुर्भाग्य है अपना कि अपनी जनगणना नहीं हो पाई है वापस, कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी अपनी जनगणना, बाकी 2022 में अपनी जनगणना हो जाती लेकिन नहीं हुई, थोड़ा सा डिले हुआ है। आगे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाएगी, तब नए आंकड़े प्रस्तुत होंगे। अभी तक सारे एग्जामों में और इस वर्ष आरपीएससी के जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं उनमें 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग जनगणना को कंप्लीट कीजिएगा और हमारे भूगोल के सर आपके सामने 2011 की जनगणना का पूरा फैक्ट लेके आएंगे अगली नेक्स्ट क्लासों में। तो आप बने रहिएगा हमारे जैन क्लासेस को, और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, सब लोगों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो ये जयपुर की है, जो जयपुर अपने राजस्थान की क्या है, राजधानी है दोस्तों, जयपुर शहर। और अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है। तो ये अपना राजस्थान ही है ऐसा जो हर वर्ग का ध्यान रखता है। राजस्थान की सरकारी योजना जो फ्लैगशिप योजना है उनकी भी अलग से एक क्लास आएगी आपके सामने, बिल्कुल देखिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन आएगा अपना जीके की तरफ से, वो क्वेश्चन है अपना साइंस की तरफ से है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है। ठीक है, धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं, लेकिन धातु क्रम है वो तो धातु क्रम होता है, जो आवर्त सारणी के अंतर्गत आते हैं वो धातु क्रम होता है। धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं, ये हो जाएगा आपका तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है, तो धातु क्रम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना 1976 के किस, अगला है क्वेश्चन, इसको क्लियर कर देता हूं। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। देखिएगा यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये कुछ शब्द जोड़े गए थे जो बार बार यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है संविधान से। आपको पूरा रट्टा मारना नहीं है, थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दिवस का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो दिवस भी थोड़े जरूरी है, अपने को याद करने पड़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है साइंस की तरफ से अपना, किसी जिन का वैकल्पिक रूप से जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको करके आए हैं अनुवांशिकी, लेकिन अनुवांशिकी है जिन की क्या है, इकाई है। अनुवांशिकी जिन की क्या है, इकाई है दोस्तों। ये लक्षणों को नियंत्रित नहीं करती, नियंत्रित करता है एलील। एलील इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपने पास में, एलील सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। मतलब आपका जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अगर जिले में ऐसी कोई भी घटना होती है या ऐसा कोई भी जनरल आदेश निकालना होता है तो उसका नेतृत्व करता कौन होता है, आपका जिला अधिकारी होता है। और जिला अधिकारी कौन होता है, आपका कलेक्टर महोदय या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM इसको कह सकते हैं। तो कलेक्टर साहब हैं, वही क्या होंगे, आपके जिला अधिकारी होंगे, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व भी यही करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों जीके की तरफ से, करंट अफेयर की तरफ से क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इसको समझिएगा। बहुत अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डाले इन्होंने। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। ठीक है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में लगभग 27% के समथिंग रहा है, तो 26.72 है, वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा 26.72, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो इससे मेल खाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास में जो कि अपना आर्ट एंड कल्चर से है, बहुत ही अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है, उससे है लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है। लच्छी राम शेखावाटी से नहीं है, इन्होंने गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल से संबंधित है लच्छी राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग का है, वापस ये भी रीजनिंग का है। अगला जो क्वेश्चन आएगा अपना जीके का क्वेश्चन ये रहा,
जो कि अपने उद्योग और ये हो गया उससे हो गया। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट क्यों बनाते हैं? आपने बल्ब देखा होगा, एक बल्ब के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई होती है ऐसी, इस प्रकार की। आपका जो पुराना बल्ब है उसके अंतर्गत ऐसा एक फिलामेंट बना होता है, ऐसा बीच में ऐसा ऐसा फिलामेंट बना होता है जिसके ऊपर स्प्रिंग होती है। तो इसका ये टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक है वो क्या है? सर्वाधिक होता है, इसलिए उसका मतलब ये ज्यादा अधिक तापमान बढ़ने पर भी पिघलता नहीं है, इसलिए इसका फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। तो टंगस्टन ऐसा एक प्रसिद्ध स्थान है, वो राजस्थान में कहां पर है? तो नागौर के डेगाना क्षेत्र में जो है इसके भंडार मिले हैं अपने को, और एक उदयपुर में भी मिले हैं, उदयपुर में सॉरी क्या जालोर में मिले हैं, एक और दूसरा स्थान है जालोर। याद रखिएगा आप लोग कि अगला कोई एग्जाम लगे उसमें नागौर ऑप्शन ना मिल के जालोर मिल जाए तो जालोर भी सही होगा, इसका ध्यान रखिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये साइंस की तरफ से क्वेश्चन है। झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर है, झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर प्राणी पल्लवक या फिर जलोप्लांक्टन, इसको जलोप्लांक्टन भी कहते हैं, हिंदी नाम है प्राणी पल्लवक। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, अगला क्वेश्चन आएगा, हाँ ये रहा अपना भूगोल की तरफ से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है जिससे परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? थर्मल पावर प्लांट जब चलता है तो उसकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है वहां से कोयला पैदा होता है और जिससे वायु प्रदूषण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुने कि वो कोयला है वो कौन सा है। तो फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश जो धुएं के द्वारा उत्पन्न होता है वो है क्या कहलाएगा आपका? फ्लाई ऐश। लोहा ऑक्साइड नहीं होगा और ट्रेटाएथिल लेड भी नहीं होगा और धूल भी नहीं होगी। धूल तो देखिएगा दोस्तों, कोई साधन अगर रोड पर चलते हैं तो उनमें भी उड़ती है, वो उसका कारण नहीं हो सकता, वायु प्रदूषण का कारण हो सकती है लेकिन इतना नहीं हो सकता जितना फ्लाई ऐश कोयला करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला, ये सर करवाएंगे। ये रहा अपना जीके का क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से पूछा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा सभी लोग जानते ही हो, और आजकल तो भरमार चल रही है, हर कोई 3 करोड़ जीतना चाहता है और आईपीएल धमाधम चल रहा है दोस्तों। तो रोहित शर्मा ऐसे क्वेश्चन जो मैं अपने नौजवान साथी हैं जो मैच देखते हैं उनको जरूर याद होगा, और रोहित शर्मा है जिन्होंने 600 छक्के लगाकर दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे, ऐसे जिन्होंने 600 छक्के लगाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान पुलिस में आरएसी का क्या है? आरएसी का मतलब क्या है ये पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी आरएसी का पूरा नाम होगा। जब भी ऐसा एनडीपीएस का कोई मामला बनता है तो आप अखबार पढ़ा कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, उस खबरों में इसका नाम जरूर आता है जहां जहां पर बड़ी कार्रवाई की जाती है वहां पर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? मतलब अगर किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कहीं पर भी ज्यादा पैसे लग रहे हैं और वहां पर आकस्मिक निधि तुरंत प्रभाव से चाहिए और उसको अग्रिम राशि दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? राज्यपाल नहीं दे सकता है, ये नाम मात्र की शक्ति होती है उनके पास में, ये दे सकता है मुख्यमंत्री, इनके पास में पावर होती है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री के पास पावर होती है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री के पास पावर होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो ये तो आप लोग सभी जानते हो, रेड क्लिफ रेखा है जिसको पाकिस्तान के साथ में लगती है, भारत की सीमा है अपनी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जहां पर 6 लेन आता है इसका मतलब वो क्या है? आपका स्पीड लाइन है, जहां पर आप धीमी स्पीड में नहीं चल सकते। कोई एक्सीडेंट अगर धीमी स्पीड में हो जाता है तो वो आपके ऊपर चालान बनाएगा और उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है जिसको 6 लेन में परिवर्तित किया गया था, जो कहां से कहां तक है? जयपुर से अजमेर तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, जीके का क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये है अपना भूगोल की तरफ से क्वेश्चन है अपना, 2023-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादन था? निम्नलिखित में से पहचाने।
ठीक है। अरंडी के बीज कम होते हैं, सोयाबीन एमपी में ज्यादा होती है, अलसी अपने यहाँ पर कम बोते हैं, अपने बोते हैं सरसों। और इस बार तो मजे आ गए थे राजस्थान में सरसों के, तो 2023-24 में भी बहुत सरसों हुई थी, बहुत रोग आए थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी हुई थी सरसों राजस्थान में, और हर बार होती है राजस्थान। और राजस्थान में इस सरसों के साथ में ये भी ध्यान रखना, बीएसटीसी का एग्जाम लगने वाला है आपका, तो उसके साथ में ये भी याद रखना, इन क्वेश्चन को पढ़ाने का और करवाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो क्वेश्चन है बार बार क्या होते हैं, वापस रिपीट होते हैं दोस्तों। तो सरसों अनुसंधान केंद्र, इसको भी ध्यान में रखना है, भरतपुर सेवर में है। कहां पर है? भरतपुर सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र, इसका भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों अपना, वो है अपना, ये देखिएगा, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगर केवल भरतपुर का पूछ ले या केवल अलवर का पूछ ले तो प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है आपका? बम नृत्य। कौन सा है? बम नृत्य। ऐसे नृत्यों से भी क्वेश्चन आते हैं, बम नृत्य हो गया, ढोल नृत्य जालोर का हो गया, उसी प्रकार से कच्ची गोडी नृत्य शेखावाटी का हो गया। तो ये नृत्य भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बवी नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का अपना राजकीय नृत्य है, गरबा गुजरात का है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको नृत्यों को भी याद रखना पड़ेगा। अगला है फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है? श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में भी पूछ लेते हैं कहां से है? शाहपुरा से है, शाहपुरा से है, भीलवाड़ा में कहां से है? शाहपुरा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, 22 फरवरी 2025 तक, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो यहाँ श्री NM लोढ़ा नहीं है, श्री BB अग्रवाल नहीं है, श्री राजेंद्र प्रसाद है। वो क्या है? 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता रहे थे। अब अगर चेंज हो गए तो वो अलग बात है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाँ ये भी अपना जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरण अपशिष्टों की है? जैव निम्नीकरण की है, देखो एल्यूमिनियम जैव निम्नीकरण में नहीं आएगा, कांच के टुकड़े उसमें नहीं आएंगे, प्लास्टिक की बोतलें नहीं आएगी, उसमें जैव निम्नीकरण में आएंगे तो फल और सब्जियों के छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट, ये चीजें आएगी किसमें? जैव निम्नीकरण में आएगी दोस्तों। ये सही रहेगा, आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है RTI अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसी पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन है धारा 3 का और धारा 19(1) का, तो ये यहीं से अपना आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। तो इसका क्या रहेगा आंसर? धारा 19(1) RTI अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो ये कौन सा रहेगा? धारा 19 रहेगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं, हाँ जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनता है? तो उसमें आप लोग ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड है वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अधातु ऑक्साइड बनता है। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो अधातुएं ही बनेगी, धातुएं कभी बन ही नहीं सकती। तो धातु ऑक्साइड आपका एकदम सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सूरजमल बाद के शासक थे, राजा राम अलग शासक थे, मदन सिंह इसके बाद आए थे। ये रहेगा आपका कौन सा? चूड़ामन है, देखिएगा चूड़ामन, चूड़ा, चुंडा, तीन नाम के ऐसे राजस्थान में शासक हुए हैं। जो चुंडा है, चुंडा वो रहेगा मारवाड़ का, चूड़ा है वो रहेगा अपने मेवाड़ का, जो अपन मेवाड़ हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। देखते हैं आगे अपन। और अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन आया है जो कई बार प्रार्थना स्तर पर पूछा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, बाबा साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है? पारदर्शिता के गुण को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिष्ठा का कोई सवाल ही नहीं, दक्षता अपने आप है, समय की पाबंदी बिल्कुल उसमें RTI नियम में दे रखी है कि जब आप RTI लगाओगे तो इतने दिन में उनको जवाब देना ही पड़ेगा।
और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि समय की पाबंदी का क्वेश्चन बना हुआ है। 90 दिन की अंतर्गत FAA के द्वारा आप 90 दिन में अपील कर सकते हो, जो पिछले ऊपर अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो रहेगा अपना हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला जो पेज आएगा अपना, जो अगली जो क्लास आएगी रीजनिंग वाले सर जो पढ़ाएंगे अभी इसके नेक्स्ट में, इसके बाद में, तो वो जो कुछ क्वेश्चन 2 से या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सर सोल्व करवा देंगे, कोई टेक्निकल एरर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, तो अपने जो अभी सर अपने मैंने कहा था आपको कि साथ ही अपने जो सर आएंगे रीजनिंग के, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो सर आ चुके हैं, तो आप लोग बने रहिए साथ में, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और सर आ चुके हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसकी एक बार अपने रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है जो सर अपने रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करवा देंगे दोस्तों। तो देखते हैं, जो पहला ही क्वेश्चन है सर का वही रीजनिंग का है। तो आ जाइए सर, आ जाइए लीजिए सर, प्लीज। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जय हिंद क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार पर। सर ने आपको जीके और साइंस का पोर्शन करा दिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन रीजनिंग का इसको अपन हल करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा किसका है, रीजनिंग का है। देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय देते हुए, देखिएगा यहाँ पर अस्मित ने अपनी पत्नी, देखिएगा यहाँ अपना दोस्त रहा अपना अस्मित, अस्मित, और जो अपना फीमेल होता है वो माइनस रहता है, और जो अपना मेल है उसको हम प्लस से लिखते हैं। तो ये हो गया अस्मित, अस्मित अपना हो गया प्लस। अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का, अस्मित की पत्नी कौन है, रीमा, ये होगी अस्मित की पत्नी रीमा। और देखिएगा का परिचय देते हुए रीति से अपनी माँ के पति के बेटे, दोस्तों अपनी माँ का पति, अपनी माँ का पति मतलब कि हो गया अपने पिता, और पिता का बेटा मतलब उसी का हो गया भाई, सुमित की पत्नी के रूप में करवाया। अस्मित रीति से किस प्रकार से संबंधित है, दोस्तों इसको देखें तो इसका आंसर रहने वाला है इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, क्योंकि उसका चचेरा भाई होने वाला है वो, और उसके अंदर हिंदी में वर्ड नहीं होने के कारण इंग्लिश में हमारा वर्ड रहने वाला है ब्रदर इन लॉ। इससे हमारा आंसर होने वाला है बहनोई, बहनोई इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है। तो देखिएगा इसका फर्स्ट आंसर हो गया बहनोई। चलिएगा आगे बढ़िएगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, अगला अपने रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर है, हाँ देखिएगा, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। हमें कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो हमारा कथन दिया हुआ है, देखिएगा कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी होती है, ये कथन दिया हुआ है। उसके आधार पर निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष के लिए देखिएगा, निष्कर्ष के लिए देखिएगा सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, स्मार्ट वर्क विफलता की कुंजी है। दोस्तों इससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि स्मार्ट वर्क विफलता की पूंजी है, और सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। दोस्तों ये कहा जा सकता है ना, सभी जो सफल लोग हैं वो क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इसका जो अपना आंसर रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना, अगला क्वेश्चन होने वाला है, चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युग्म एक विशेष रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है। दोस्तों इसमें जो हटके है, जो पैटर्न का अनुसरण नहीं कर रहा है, हमें उसको निकालना है, उसको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले घाई और बैल, यहाँ देखिएगा बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। दोस्तों बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, शेर और शेर का बच्चा होता है शावक, और कुत्ते का बच्चा हो जाएगा पिल्ला। तो ये देखिएगा दोस्तों तीनों एक दूसरे से संबंधित है, एक ने दिया हुआ है माँ और दूसरी तरफ दिया हुआ है बच्चा, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है संबंध ये घाई और बैल, ये दोनों क्या है, एक ही जेंडर है ना दोस्तों, ये इसका बच्चा नहीं है, तो घाई और बैल इसके अंदर विषम होने वाले हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपना होने वाला है, हाँ देखिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा वह मेरी दादी की बेटी। दोस्तों दादी की बेटी यानी कि अपनी माँ का इकलौता भाई है, तो सूरज उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों जो वो आदमी है, वो आदमी सूरज का क्या होने वाला है, पिता होने वाला है, क्योंकि अपनी माँ की बेटी अपनी क्या होने वाली है, बुआ, और का इकलौता भाई अपना क्या होने वाला है, पिता होने वाला है। तो इसका आंसर सटीक आंसर होने वाला है पिता, क्या होने वाला है, पिता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कथन और निष्कर्ष से संबंधित है दोस्तों, देखिएगा इसको। केवल कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया है, लचीला शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके अंदर जो हमें कथन दिया हुआ है, इस कथन को ही हमें सही मानना है और इसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है, या इस कथन के आधार पर जो धारणा है क्या क्या बन सकती है, उदाहरण हमें बतानी है। तो दोस्तों अच्छे नर्तकों को एक समारोह में आमंत्रित किया गया है, और अच्छा नर्तक कौन हो सकता है, जिसका लचीले शरीर के बिना कोई भी अच्छा नर्तक नहीं हो सकता है। तो देखिएगा पहली धारणा देखिएगा, नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था। दोस्तों हर अच्छे नर्तक को अगर इनवाइट किया गया है प्रोग्राम के अंदर, और अच्छा नर्तक होने की यही विशेषता है कि उसका लचीला शरीर होगा, तो ये पहला कथन भी सही होने वाला है। देखिएगा सेकंड क्या है, लचीले शरीर के बिना नर्तकों का नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अगर लचीला शरीर नहीं हुआ तो वो अच्छा नर्तक नहीं हो सकता है, और अच्छे नर्तक को ही समारोह में आमंत्रित किया हुआ है, इसका मतलब ये भी कथन बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड निहित है, ये इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना होने वाला है श्रृंखला से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हमें ये सीरीज दी हुई है, और इस सीरीज के अंदर क्या आंसर आने वाला है ये हमको निकालना है। तो देखिएगा क्या इसका आंसर होने वाला है, देखिएगा ये है 3 3 3 के बाद क्या दिया हुआ है, 3 के बाद में 4 6 8 इस प्रकार से दोस्तों सीरीज दे रखी है। लेकिन दोस्तों ये मिश्रित श्रेणी है, और मिश्रित श्रेणी में इसमें दो श्रेणियों को मिक्स किया हुआ है। तो देखिएगा किस प्रकार से ये एक श्रेणी चल रही है 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, आगे इस प्रकार चलती रहेगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी डिजिट आएगी ये हमें पता लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर तो दूसरी सीरीज चल रही है, और यहाँ पर दूसरी सीरीज चल रही है। यहाँ देखिएगा 4 प्लस 4 करते हैं, कितना करते हैं, प्लस 4, 8 आने वाला है। यहाँ देखिएगा 8 से 13, इसमें कितना करते हैं हम, प्लस 5 करते हैं, तो आने वाला है 13। अब यहां से मैं क्या करूं, इसके अंदर प्लस, यहां पर किया प्लस 4 प्लस 5, यहाँ प्लस 6 करते हैं। तो देखिएगा प्लस 6 करते हैं तो 13 और 6 कितने होने वाले हैं, 19। तो यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 19 आने वाला है। अगर इसके अंदर यहाँ देखिएगा 7 करते हैं, 19 और 7 26 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा 19 एकदम परफेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 19 इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपना फिर से रीजनिंग से संबंधित है, और क्वेश्चन क्या है अपना कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। क्या है,
कथन और निष्कर्ष से संबंधित अपना क्वेश्चन है। दोस्तों कथन हमने क्या दिया हुआ है, कथन को देखिएगा, कथन है हमारा कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। देखिएगा दोस्तों इसमें निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार आया। तो दोस्तों ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही कोरोना महामारी ने चिकित्सा व्यवस्था को झकझोर दिया, उसके बाद में उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया गया, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए, तो ये अपना निष्कर्ष सही होने वाला है। साथ ही देखिएगा महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी। दोस्तों उस समय हमारे पास हर प्रकार की व्यवस्था मौजूद नहीं थी, इस कारण से बहुत सारी मौतें हुई, और उसके लिए क्या था, उसके अंदर और चिकित्सा व्यवस्थाओं की होने आवश्यकता, उनकी आवश्यकता थी। तो ये भी आपका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा ये हो गया आपके जीके का क्वेश्चन, ये वाला भी आपके जीके का क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा देखिएगा जयपुर डोसा, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अपना फिर से मैथ्स का होने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें हमें एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट, और पाई चार्ट के अंदर जो श्रृंखला वाला क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो मिसिंग नंबर है वो हमें ढूंढना है। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले जब भी इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा हो तो हमें उनकी डिजिट लिखनी होती है, उनका क्रमांक लिखना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बी है, बी का क्रमांक क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। एल, यहाँ एल दिया है, एल का क्रमांक है 12। जे, एच आई जे इसका होता है 10। देखिएगा यहाँ एफ, ई एफ इसका होता है 6, क्या होता है 6। उधर डी का होता है 4। तो देखिएगा ये किस प्रकार से चल रहा है, 2 4 6 8 10 और 12, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, हर बार 2-2 अंक बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इस जगह जो अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। चलिएगा यहाँ पर आने वाला है 8 अंक, और इधर से देखें अपने अंकों के हिसाब से 2 4 6 8 10 12, इधर से भी एक श्रेणी चल रही है, और वो चल रही है क्लॉकवाइज, जिसमें 2 अंकों को बढ़ाकर लिखा गया है। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर आने वाला है 8, क्या आने वाला है 8। 8वें नंबर पर आने वाला है जो आपका क्रमांक, वो आने वाला है H और 8। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है H 8। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी अपने रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति X में दिए गए पैटर्न में निहित है। तो देखिएगा इस वाले चित्र के अंदर कौन सी आकृति निहित है ये हमें बताना है। तो देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम इसके अंदर हूबहू इस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा ये यहाँ से इस प्रकार से पूरा ये एम बनकर अपने सामने आ रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी अपने रीजनिंग से संबंधित होने वाला है, और किस टॉपिक से संबंधित है, ये श्रृंखला या सीरीज, इस टॉपिक से अपना ये संबंधित है। चलिएगा देखिएगा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अंक दिया है 630, उसके बाद दिया है 666, फिर दिया है 691। दोस्तों ये कितने अंकों के साथ बढ़ रहा है, अगर हम निकालें 630 के अंदर में ऐड करता हूं, देखिएगा दोस्तों कितना 36, कितना 36, तो आता है 666। फिर वापस में अगर यहाँ पर ऐड करता हूं तो 66 76 86 96, तो यहाँ पर आने वाला है, देखिएगा कितना आने वाला है 66 और 5 81 और 11 25 आने वाला है। कितना आने वाला है 25। उसके बाद देखिएगा 91 से जब मैं 7 पर जाता हूं तो 9 और 7 16 होने वाला है। कितने होने वाले हैं 16। देखिएगा ये किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, एक परफेक्ट संख्या के वर्ग या स्क्वायर के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर बढ़ा, उसके बाद देखिएगा 5 का स्क्वायर बढ़ा, उसके बाद 4 का स्क्वायर बढ़ा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ने वाला है, 4 का स्क्वायर के बाद में 3 का स्क्वायर बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है। कितना होता है 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 709 के अंदर मुझे 9 बढ़ाने हैं, तो बढ़ने पर कितना आएगा 716
इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सी एकदम इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये हो गया आपके जीके से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 20 ये वापस में किससे संबंधित है? रीजनिंग से। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन हमें फिर से कथन और निष्कर्ष का दिया हुआ है। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर आपने देख लिया होगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें कथन, निष्कर्ष और कथन और धारणाओं के ऊपर दिए हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी के ऊपर बेस है। अगर ये टॉपिक किसका अच्छा है उसका पेपर ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, मृत्यु अपरिहार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु आनी ही आनी है। ये हमारा कथन है और कथन के आधार पर निष्कर्ष दिया है मनुष्य नश्वर है। दोस्तों इसमें मनुष्य की तो बात कहीं की ही नहीं हुई है ना। और अगला देखिए, जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। तो दोस्तों ये दोनों जो कथन है, निष्कर्ष है, इस कथन से कहीं मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु अपरिहार्य बता रहा है लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है इसका, देखिएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके जीके का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अपना फिर से किसका होने वाला है? रीजनिंग का। तो चलिएगा इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 22, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। देखिएगा ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है हमें पता लगाना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या है? पी। क्या है? पी। लास्ट वाले अंकों को हम टारगेट करते हैं। देखिएगा पी से आर आया, क्या आया? आर। कितना ऐड किया? +2, क्यू और आर +2। तो आर के बाद में अगर मैं +2 करता हूं तो एस और टी, टी में वापस +2 करता हूं तो यू और वी, वी के अंदर वापस +2 करता हूं तो डब्ल्यू और एक्स। इसका मतलब इसके लास्ट डिजिट होने वाली है टी। क्या होने वाली है? टी होने वाली। इसका मतलब ए और सी में से अपना आंसर है। ये आंसर तो अपना हो नहीं सकता, बी और डी। तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ से हट गए हैं। देखिएगा अब उसके बाद में हम पहली अल्फाबेट है उसको देखते हैं, ई, एच, एन और क्यू। देखिएगा ई के बाद में एच किस प्रकार से आया? ई का होता है कितना? 5 और एच का होता है 8। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। 8 के बाद में वापिस में अगर 3 जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 11। क्या आने वाला है? 11। 11 के बाद वापिस में 4 जोड़ता हूं तो आने वाला है 14। क्या आने वाला है? 14। तो यहाँ पर एन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 11 पर क्या आने वाला है? के आने वाला है। क्या आने वाला है? के एल। एल का होता है 12 और के का होता है 11। इसका ऑप्शन जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना रीजनिंग से संबंधित है। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, किसी कूट भाषा में रॉकेट को क्या लिखा जाता है? CROTKE लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बताना है हमें SERCH यानी सर्च। सर्च को क्या कहा जाएगा ये हमें बताना है। तो चलिएगा देखिए सबसे पहले रॉकेट से इसको किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको लिखते हैं ROCKET। ये लिख दिया हमने रॉकेट। क्या लिख दिया? रॉकेट। अब रॉकेट से लिखेंगे CROTKE। देखिएगा दोस्तों यहाँ जो टी है इस टी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ पर इस सी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। बाकी इन दोनों को सीक्वेंस वाइज लिखा गया है। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर इस के को भी क्या लिखा गया है? सीक्वेंस वाइज लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें लिखना है सर्च को। किसको लिखना है? सर्च को। तो देखिएगा SEARCH। तो ये कितने नंबर पर आने वाला है? 3 नंबर पर आने वाला है। तो यहाँ पर आने वाला है H। क्या आने वाला है? H। फिर से यहाँ पर क्या आने वाला है? A। और A के बाद में ये दोनों सीक्वेंस वाइज आने वाले हैं तो हो जाएगा SE। ये भी आने वाले हैं सीक्वेंस वाइज RC। तो आंसर आने वाला है ASE। देखिएगा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ASEHRC। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सटीक आंसर है और हमारा ये आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके साइंस का होने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमें कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है और एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। देखिएगा दोस्तों, अगर इसको देखें, अगर हमने विपरीत या अपोजिट जो डिजिट होती है उनको याद कर रखा है, अगर अल्फाबेट अपोजिट कौन सा होता है ये हमें पता है, तो इसको हम आसानी से करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश को, इसको लिखा हुआ है इंग्लिश को ENGLISH, इंग्लिश को लिखा हुआ है, देखिएगा दोस्तों VMTORHS। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इनकी तुलना करें तो देखिएगा जो ये V है, इस V का अपोजिट होता है E। क्या होता है E। और अगर इनके क्रमांक लिखना चाहें तो E का होता है 5 और V का होता है 25। इसका मतलब इसमें वही डिजिट है जिनका योग कितना है, 27 है। कितना है, 27, अर्थात एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, वही है। तो ये हमारा इसके अंदर पैटर्न है। तो हिंदी का क्या रहने वाला है, तो देखिएगा HINDI, हिंदी का क्या रहने वाला है, तो देखिएगा दोस्तों हिंदी का होने वाला HS, I का होने वाला है R और इसका होने वाला है M। इस प्रकार से हमें होने वाला है। तो SRM इसके अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर A और C इन दोनों के अंदर है। चलेगा नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं कि आगे और कौन सा हो सकता है। डी के साथ में डी का अपोजिट होता है दोस्तों W। क्या होता है, W। और I का होता है R। तो आंसर आने वाला है SRMWR। कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर। हाँ तो चलिएगा मित्रों, अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर चल रहे थे और 29 के बाद में अपने टेक्निकल इशू आ गया था। तो चलिएगा 29 से अपन इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है या भिन्न है। इसके अंदर जो जोड़ा भिन्न है उसको अपने को बताना है और जो 3 जोड़े हैं उनके अंदर क्या समानता है। तो देखिएगा सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें है गुलाब और फूल। दोस्तों जो गुलाब है ये इस फूल के अंतर्गत आता है। देखिएगा सेकंड केला और सेब। तीसरा हो गया फ्रॉक और ये हो गया ड्रेस से। और अगला हो गया कुर्सी और फर्नीचर। दोस्तों ये कुर्सी आती है फर्नीचर के अंतर्गत आती है, ये फ्रॉक आती है ये इस ड्रेस के अंतर्गत आती है, और जो ये गुलाब आता है ये फूल के अंतर्गत आता है। लेकिन केला और सेब दोनों ही इसके अंदर फल हो गए हैं, तो इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, फल है। तो अपना जो आंसर होने वाला है एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके 29 का जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये होने वाला है आपका साइंस का। उसके बाद देखिएगा 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अपना फिर से रहने वाला है रीजनिंग का। और देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब, जब भी प्रतिबिंब के बारे में कहा जाए दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो नीचे की ओर बनेगा और दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसके राइट या लेफ्ट साइड की ओर बनेगा। दोस्तों जब भी हम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दाया भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है, आपस में इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो देखिएगा अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ये इसके जो फर्स्ट में है इसका डायग्राम सबसे पहले बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपने को, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 ये भी आपके जीके से होने वाला है। उसके बाद देखिएगा ये आपके पॉलिटी से होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये फिर से अपने का होने वाला है रीजनिंग का। और देखिएगा टॉपिक किससे संबंधित है, श्रृंखला से संबंधित है। एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है। इसमें हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट आ रहे हैं वो डिजिट फाइंड करने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इनके अंदर क्या संबंध है वो देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा दोस्तों लास्ट वाले जो डिजिट है, इन लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं। तो क्या देखते हैं, देखिएगा दोस्तों ओ के बाद आता है पी। इसका मतलब इसमें +1 करते हैं तो आएगा पी। +1 करने पर पी से क्यू, तो क्यू से क्या आएगा आर। क्या आएगा आर। इसका मतलब इसके लास्ट डिजिट जो रहने वाली है वो आर रहने वाली है। इसके अंदर एस है, ये नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है।
अब इनके अंदर डिफरेंट क्या है, तो ये पहले वाली डिजिट इसको अपन चेक करते हैं। तो देखिएगा ये है z, ये x, ये u, ये v। यहां से मैं देखूं अगर ये आंसर हो तो t के बाद में क्या होने वाला है, t uv प्लस 2 किया, v के बाद में wx प्लस 2 किया, x के बाद में प्लस 2 किया, x के बाद में yz। इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, t आने वाला है, s नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेगा, ये आपके जीके के पोर्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 एक बार फिर से किससे संबंधित है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। तो कथन और निष्कर्ष से संबंधित इस क्वेश्चन को अपने को करना है। और कथन क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा एक राज्य में यह देखा गया है कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है। दोस्तों ये अपने को कथन दिया है, इसके ऊपर अपन कार्रवाई क्या कर सकते हैं, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा प्रभावी नहीं होनी चाहिए, एकदम ऐसी कार्रवाई हमें करनी है। तो देखिएगा गहराई में भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिएगा डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव करने से बचना चाहिए। दोस्तों कम उम्र की महिलाओं का अगर प्रसव करने से बचेंगे तो क्या होने वाली है, और उनकी मृत्यु दर बढ़ने वाली है। तो यह आपका सही कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये फर्स्ट नंबर की जो कार्रवाई है ये नहीं हो सकती है, ये गलत है। सेकंड देखिएगा, सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी सही होने वाला है आपका। कौन सा सही होने वाला है, सेकंड सही होने वाला है, ताकि उनकी मृत्यु दर में क्या है, कमी आए। तो इसमें फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो अपना आंसर होने वाला है केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, यदि गुलाब को सूरजमुखी कहा जाए। दोस्तों गुलाब को क्या कहा जा रहा है, सूरजमुखी कहा जा रहा है। इसका मतलब जब जब मैं सूरजमुखी बोलूंगा इसका मतलब क्या है, गुलाब है। और गुलाब और सूरजमुखी को क्या कहा जाए, कमल कहा जाए। क्या कहा जाए, कमल कहा जाए। इसका मतलब मैं जब जब कमल बोलूं इसका मतलब वो क्या है, सूरजमुखी है। उसका नेक्स्ट होने वाला है चमेली। चमेली को लिली कहा जाए तो भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। क्या है, कमल है। तो दोस्तों इस कमल को क्या कहेंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कमल को क्या कहा जाए, चमेली कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है, तो देखिएगा कमल को चमेली कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिएगा अगला है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पूजा मीरा की बेटी है। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं मीरा, ये हो गई मीरा। और क्या कह रहा है, पूजा जो है ये मीरा की बेटी है, मीरा की बेटी है। और ये कौन है, पूजा मीरा की बेटी है। देखिएगा मीरा राजू की इकलौती बहन है। जो मीरा है ये राजू की क्या है, इकलौती बहन है। क्या है, ये आ गया राजू, और इस राजू की इकलौती बहन है। ये हो गया मीरा और राजू भाई बहन हो गए। देखिएगा जिसकी माँ मालती है और इनकी माँ क्या है, मालती है। क्या है, मालती है। देखिएगा आगे राकेश मालती का क्या है, दामाद है। राकेश अगर मालती का दामाद है इसका मतलब इस मीरा का क्या है, पति है। क्या है, पति। तो ये राकेश जो है ये इस मीरा का क्या है, पति है। तो देखिएगा क्या पूछा हुआ है, राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है। तो जो ये राकेश है ये पूजा से, इस पूजा के लिए क्या हो गया, तो देखिएगा इस पूजा के लिए क्या हो जाएगा, पिता होने वाला है। क्यों, क्योंकि मीरा इसकी माँ है और मीरा का पति है राकेश। इसका मतलब पूजा का क्या होने वाला है, पिता होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 एक बार फिर से श्रृंखला से संबंधित है। दोस्तों इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन श्रृंखला से, कथन निष्कर्ष और कथन एवं कार्रवाई से पूछे गए हैं। तो अपना एक और क्वेश्चन आ गया है श्रृंखला से संबंधित, और श्रृंखला क्या दे रखी है, श्रृंखला भी एकदम इजी है। देखिएगा 2 के बाद आया है 5, इसका मतलब इसमें क्या किया हुआ है, +3 किया हुआ है।
3 के बाद 5 के बाद आया है 10, इसका मतलब यहाँ हुए हैं +5। 10 के बाद आया है 17, इसका मतलब यहाँ हुए हैं +7। 17 के बाद आया है 26, इसका मतलब यहाँ हुए हैं +9। +3 +5 +7 +9, तो अब आने वाला है अगला अपना +11। 26 में मैं 11 ऐड करता हूं तो होने वाला है 37। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है 37। और 37 में फिर से मैं 13 ऐड करूं तो आ जाएगा 50। इसका मतलब अपना आंसर एकदम सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये आपके साइंस से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 49। 49 देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, हमें इसका क्या बताना है, छुपी हुई आकृति है इसके अंदर। इस डायग्राम को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति को आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होगा। ये पैटर्न किस प्रकार से पूरा होगा ये अपने को बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं इस प्रकार से और इसी के अंदर मैं डायग्राम को पूरा करने की कोशिश करूं तो ये किस प्रकार से हो जाएगा। ये अगर यहां से इस प्रकार से है तो नीचे से भी इस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा, जो भी इसका रिक्त भाग होगा वहां पर इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। इसमें और इसमें से एक हो सकता है। देखिएगा यहां पर मैं तुलना करूं तो ये इसका इस राइट साइड में आ रहा है, ये वाला पोर्शन इसके इस तरफ आने वाला है। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह आपके साइंस का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 अपना फिर से किससे होने वाला है, कथन और निष्कर्ष से होने वाला है। तो देखिएगा कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। और क्या कह रहा है, कथन है सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। दोस्तों ये तो है अपना कथन, और इस कथन के बेस पर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई हमको करनी है, कौन सा कार्रवाई सही है ये अपने को बताना है। तो पहला देखिएगा, पहली कार्रवाई क्या कर सकते हैं, सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहन में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित हो जाए। दोस्तों ऐसा तो नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि ट्रक की स्पीड होती है वो कम होती है, लग्जरी की ज्यादा होती है। तो सभी को तो हम एक ही स्पीड के अंदर नहीं चला सकते हैं, लाइफ फास्ट है, इसके लिए सबकी स्पीड अलग अलग होनी चाहिए। तो ये कार्रवाई आपकी क्या नहीं हो सकती है, सही नहीं हो सकती है। देखिएगा अगला क्या कह रहा है, सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने पर भारी चालान करना चाहिए। तो दोस्तों अपन ये कर सकते हैं, अगर भारी स्पीड से चला रहा है तो उनके चालान बना सकते हैं, स्पीड कैमरे लगा सकते हैं। तो ये कार्रवाई इसकी सही हो सकती है ना, और पहली कार्रवाई इसकी गलत हो जाएगी। तो कौन सा अपना ऑप्शन सही होने वाला है, कि सेकंड कार्रवाई अनुसरण करती है, तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा किसी विकल्प में चुने जो वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। दोस्तों इसके अंदर जो विषम है वो अपने को ढूंढना है। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर आयत, आयत के अंदर कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती हैं। ये भी चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज ये भी क्या होता है, ये भी चतुर्भुज ही होता है, इसके अंदर भी 4 भुजाएं ही होती है। देखिएगा समलंब चतुर्भुज ये भी चतुर्भुज है, तो 4 भुजाएं। तो इन तीनों के अंदर भुजाएं कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ये पंचभुज, इस पंचभुज में भुजाएं कितनी होती है, 5। तो भुजाओं के आधार पर ये क्या होने वाला है, विषम होने वाला है। इनके अंदर समान होने वाली है 4, पर इसमें 5 है, इसीलिए अपना सही आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचभुज। क्या हो जाएगा, पंचभुज होने वाला है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये फिर से आपके जीके का होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा एक निश्चित कोड में ब्लैक को क्या लिखा जाता है दोस्तों, 29 लिखा जाता है। तो उसी कोड में व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को यह फाइंड करना है, इस ब्लैक को आखिर 29 लिखा तो लिखा कैसे है, इसको फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ ब्लैक, क्या लेता हूँ, ब्लैक BLACK। तो देखिएगा ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में इस बी का कोड होता है 2, एल का होता है 12, ए का होता है 1, सी का हो गया 3 और के का हो गया 11।
कि अगर क्या होने वाला है 11 होने वाला है, तो देखिएगा दोस्तों इससे मैं 29 किस प्रकार से ला सकता हूं। देखिएगा इनको टोटल करते हैं, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 11 कितने होने वाले हैं, 29 होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही कोड हमने ब्रेक कर लिया है। इसका मतलब इनके अंकों की संख्या लिखकर इनको टोटल किया हुआ है, ये इसका कोड है, हमने डिकोड कर लिया है। तो इसी प्रकार से वाइड को क्या लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो देखिएगा अब यहाँ पर वाइड की जो डिजिट है वो हम लिखने वाले हैं WHITE। W का होता है दोस्तों 23, H का होता है 8, H के बाद में I का होता है 9, T का होता है 20 और E का होता है 5। E का कितना होता है 5। और दोस्तों इन सबको टोटल करते हैं, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 और 20 60 और 5 65। तो इनका जो टोटल आने वाला है वो 65 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ये भी कथन और धारणाओं से संबंधित है। तो देखिएगा कितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे कथन धारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हमें यहीं से पूछे गए हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा कथन है और कथन क्या है, पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया है, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। दोस्तों ये कथन दिया हुआ है और इसके ऊपर धारणाएं क्या दे रखी है, नेता जनता के बीच लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों ये कार्रवाई होगी, नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, इसीलिए तो वहां पे बहुत सारी भीड़ आ रही है उस ग्राउंड के अंदर और उसको रोकने के लिए अपने को वेंट्रिकुलर मूवमेंट लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो नेता है वो क्या है, लोकप्रिय है। तो ये धारणा है फर्स्ट एकदम सही होने वाली है। साथ में देखिएगा सेकंड धारणा क्या दे रखी है, नेता आगामी चुनाव जीतने वाला है। तो दोस्तों ये धारणा नहीं दे सकते हैं ना, ये धारणा नहीं हो सकती है कि आगामी में क्या होने वाला है। तो ये आपकी धारणा एकदम गलत होने वाली है। तो धारणा एक सही होने वाली है, दो गलत होने वाली है। आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, केवल धारणा एक अनुसरण करती है या निहित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 60, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 60, ये भी क्वेश्चन फिर से किससे संबंधित है, श्रृंखला से संबंधित है। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या डिजिट आएगी ये अपने को बतानी है। तो देखिएगा क्या डिजिट हो सकती है इसके अंदर, 3 3 के जोड़े दिए हुए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है एम पी, और ये देखिएगा सबसे पहले एम 1 4 पी और फिर क्या हुआ पी, पी के बाद M14, इस पी को उठा के क्या कर दिया गया है, इधर रख दिया गया है और PM14 हो गया है। फिर से क्या किया, इस प्रकार ये आ गया और इससे यहां पर कैसे आए, तो इस 4 को उठाकर फिर से आगे रख दिया है तो 4PM1 हो गया है इस प्रकार से। तो इस बार फिर से अपन क्या करेंगे, इस 1 को उठाकर आगे रख देंगे तो हो जाएगा 14PM। क्या हो जाएगा 14PM, और ये अपना किस ऑप्शन के अंदर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी में होने वाला है 14PM। तो ये इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अपना 61 जो होने वाला है जीके से संबंधित। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 अपना फिर से रीजनिंग से होने वाला है और इस किस टॉपिक से संबंधित है, तो ये अपना होने वाला है टॉपिक देखिएगा क्या है, आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है और निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच अपने को संबंध ढूंढना है। दोस्तों ये जो दो आकृतियां दी हुई है इनके अंदर एक संबंध है, वो संबंध क्या है हमें फाइंड करना है और उस संबंध का पता लगने के बाद सेकंड वाले पर अप्लाई करना है। और अगर अप्लाई करें तो इन चारों जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले इनके बीच अगर हम संबंध देखते हैं तो ये जो आकृति है इस आकृति से ये आकृति किस प्रकार आई है, तो देखिएगा दोस्तों इसके राइट साइड वाली आकृति को हटा दिया गया है और जो लेफ्ट वाली आकृति है इसको डार्क कर दिया गया है। तो अगर मैं ये इसके ऊपर अप्लाई करता, इसकी राइट साइड हटा देता हूं और लेफ्ट साइड को डार्क कर देता हूं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। इसकी राइट साइड गायब होने वाली है और लेफ्ट साइड डार्क होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होने वाला है 62 के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 ये भी अपना कथन और धारणाओं से संबंधित होने वाला है। तो देखिए कथन क्या कह रहा है, देश में एक्स एक देश है, इस देश का नाम है एक्स। एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद
कपड़ा कारखानों की क्या की है, इन्होंने संख्या में वृद्धि की है और वृद्धि के बाद भी यह कपड़े आयात करना जारी रखते हैं। इन्होंने अपने अंदर अपने देश में जो कपड़ा आयात कर रहे हैं इस आयात को जारी रखा है, उसके बावजूद इसमें से कारखानों की संख्या में वृद्धि हो गई है उसके बावजूद भी। तो देखिए इसके लिए क्या धारणाएं हो सकती है। एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही है। दोस्तों कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही होगी तभी तो इतनी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में, कारखानाओं की संख्या में वृद्धि होने के बाद भी अगर बाहर से मंगा रहा है तो इसका मतलब उसकी मांग बढ़ रही है तभी मंगा रहा है। तो ये तो इसकी धारणा नंबर फर्स्ट क्या होने वाली है, सही होने वाली है। तभी क्या कर रहा है, वो आयात कर रहा है। सेकंड, एक्स की कपड़ा फैक्ट्रियां अकुशल है। दोस्तों ये धारणा नहीं दे सकते है ना, क्योंकि अगर मांग बढ़ रही हो अगर उसके अंदर तो आयात अपने को करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम अकुशल है या कुशल है या अपन मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो धारणा सेकंड इसकी सही नहीं होने वाली है, धारणा फर्स्ट सही होने वाली है। और फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, तो केवल इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बढ़ रही है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। क्या आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ये आपके जीके से संबंधित होने वाला है। और 66 दोस्तों ये फिर से अपना होने वाला है जीके का, अपने रीजनिंग का होने वाला है। तो देखिएगा ये दोस्तों अपने को डायग्राम दिया हुआ है और क्या डायग्राम है, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के दाएं ओर आएगी। दोस्तों अपने को ये बताना है। देखिएगा सबसे पहले इस ऑप्शन से इस ऑप्शन की ओर बढ़े तो दोस्तों ये दोस्तों एक दूसरे के क्या हो गए, आगे की ओर शिफ्ट हो गए। जैसे भी अगली आकृति आ रही है तो इसके जो शेप है ये आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। जब हम यहां से यहां गए तो ये शेप यहां शिफ्ट हो गया, त्रिभुज, फिर आ गया वर्ग और फिर आ गया एक्स, तो नीचे वाला ये आ गया। तो दोस्तों इसके बाद जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, ये इसके नीचे शिफ्ट होने वाला है, त्रिभुज वर्ग और एक्स, ये लाइन में आने वाले हैं त्रिभुज वर्ग और एक्स। इसके बाद में ये इसके नीचे की ओर शिफ्ट होने वाला है और यहाँ पर एक नई शेप आने वाला है और नया शेप भी आ गया है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो सही है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों फिर से जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से दोस्त क्वेश्चन आ गया है, श्रृंखला या सीरीज से संबंधित अपना क्वेश्चन आ गया है। इसको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इन क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा दो हमें डिजिट दी हुई है, पहला है ZPYQXNWM। तो दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि इस क्रम में बढ़ते आ रहा है। अगर मैं यहां से इसको ले लेता हूं Z, तो Z के बाद W नहीं आएगा, यहां लेता हूं V, तो V के बाद में V +1 W, VW, W में +1 X, X में +1 Y, Y में +1 Z। इसका मतलब इस तरफ जो डिजिट आने वाली है वो क्या आने वाली है, V आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता है। अब क्या हो सकता है, पीछे की ओर पी आ रहा है, क्या आ रहा है ये देखते हैं। देखिएगा यहां से अगर यहां से मैं लेता हूं एल के बाद में क्या आया, MNOP, तो ये पीछे की ओर से बढ़ते हुए आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अपना आंसर नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए, तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा, सिर्फ बचा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं। तो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ये आपका फिर से जीके से होने वाला है। 69 चलिएगा आगे देखते हैं, और 70, 71, उसके बाद देखिएगा 72, उसके बाद हो गया 74, 75। चलिएगा तो दोस्तों यहां पर आगे कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, इसकी वजह से हमारे 76 क्वेश्चन तक ही आ पा रहे हैं। तो यहां तक हमने 76 क्वेश्चन को देख लिया है। चलिएगा तो चलिएगा दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में लेने वाले हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के साथ बाकी के सारे क्वेश्चन भी अपन लेने वाले हैं, उनको साथ भी हल करने वाले हैं। तो इन 70 क्वेश्चन को देखिएगा अच्छी तरीके से, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चन है जो इसके बच रहे हैं, हम नेक्स्ट शिफ्ट के साथ में उनको कराने वाले हैं। तो अगली शिफ्ट का पेपर भी, उसका सोल्यूशन भी देखना नहीं भूलिएगा। तब तक दोस्तों धन्यवाद।